Okay, we are starting with risk management, chapter number कौन सा है 18। ओके, रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था कि रिस्क का मीनिंग क्या होता है। तो रिस्क का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी। दिखोगे क्या? अनसर्टेनिटी सर। तो रिस्क एक ऐसा एक्सपोजर है टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अनवेलकम्ड इवेंट या अनवेलकम्ड सर्कमस्टांसेस। हाँ, वो चांसेस या पॉसिबिलिटी कि वैसा इवेंट हो सकता है और अपने को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। फिर हमने देखा था रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हो। हाँ, आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, एसेस करते हो, इवैल्यूएट करते हो, फिर एट द एंड ऑफ द डे रिस्क को हैंडल करते हो। तो हम इतना तामझाम कर क्यों रहे हैं? ताकि आउटकम अच्छा है। हाँ, ताकि हम लॉसेस को मिनिमाइज कर सके और हमारी गेन की पॉसिबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके। नेक्स्ट हमने देखा था कि रिस्क मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या है। क्या क्या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स वी कैन से? लॉस होने के चांसेस कम। हाँ, एक तो रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ लॉस। नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट। हाँ, एक तो हमारा लिटिगेशन का कॉस्ट लोअर कर सकता है, या फिर फ्यूचर में रिस्क हो गया तो हमारा जो भी अनवेलकम इवेंट होगा उसको हम पहले से ही रोक सकते हैं। नो डाउट आज हमें पैसे लगेंगे, आज हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक्सटर्नल या इंटरनल पीपल हायर करेंगे, वील हैव टू पे मनी, बट एटलीस्ट आज ही जो फ्यूचर का रिस्क है वो डिटेक्ट हो जाएगा और ह्यूज इन्वेस्टमेंट, अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके हम ह्यूज लॉस को रोक सकते हैं। तो दैट इज मोर एफिशिएंट। और क्या था? दो ही थे बेनिफिट। रेपुटेशन इंक्रीज होती है। एक तो रेप्यूटेशन इंक्रीज होती है, या फिर इन्वेस्टर्स के आइज में हमारी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे टाटा या महिंद्रा की अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है, यू डोंट इवन ओपन बैलेंस शीट, क्योंकि हमें पता है इतने सालों की उनकी लेगेसी है, तो वो प्रॉपरली रिस्क मैनेज करके ही रखते हैं। तो इन्वेस्टर्स आंख बंद करके भरोसा रख सकते हैं। तो दीज आर द क्वालिटीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड प्रॉपर स्टेप क्या है या प्रोसेस क्या है। तो टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई में हम ये देखेंगे कि रिस्क कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। हम डेटा गैदर करेंगे बेसिकली। जब हमें रिस्क ही पता नहीं होगा तो हम आगे क्या सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड आता है रिस्क एनालिसिस। एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि रिस्क का रूट कॉज क्या है। आइडेंटिफिकेशन में हमने मोटा मोटी डेटा गैदर कर लिए, एनालिसिस में रूट कॉज फाइंड आउट किया, फिर हमने रिस्क को क्वांटिफाई किया कि एक्चुअली में रिस्क होगा तो हमें लॉस कितना हो पाएगा। हम रिस्क को एक वैल्यू असाइन करते हैं। ये हो गया कौन सा स्टेप? एनालिसिस। फिर आता है रिस्क असेसमेंट। इधर हम करेंगे रिस्क को इवैल्यूएट। हमने डेटा गैदर कर लिया, रिस्क को वैल्यू असाइन कर ली। अब हमें देखना पड़ेगा कि रिस्क, बहुत सारे रिस्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम रिस्क को इधर प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा रिस्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसको हम पहले सॉल्व करें, किसको हम बाद में सॉल्व करें। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है रिस्क को हैंडल करना, कि रिस्क पता चल गया, सॉल्व कैसे करना है वो भी पता चल गया। अब सॉल्व कैसे करें, क्या स्टेप लें जिससे आगे हमें रिस्क मिटिगेट कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। तो यही प्रोसेस अपने को पढ़ने हैं। सारी प्रोसेस की डिटेलिंग में इंटरनल और स्टेप्स हैं, वो भी अपने को देखने हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड। ओके, हाँ, सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे रिस्क को तो मैनेज कैसे करोगे। तो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर नेक्स्ट बोला गया है आइडेंटिफिकेशन के बाद आप रिस्क को क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई करना जनरली मतलब काफ़ी टाइप के रिस्क हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप के रिस्क? जैसे कि कोविड में जो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उनको क्राइसिस हो गए थे कि वो टेक्नोलॉजी से एडजस्ट कैसे कर पाएंगे। आज आपने मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट, आपने सोचा 20% रिटर्न आपको मिलेगा, बट अल्टीमेटली आपको रिटर्न 15% ही मिला। कौन से टाइप का रिस्क है ये? फाइनेंशियल रिस्क, मनी से रिलेटेड रिस्क। आज आपकी जो टेक्नोलॉजी है उससे बेटर मार्केट में टेक्नोलॉजी आ गई तो आपकी मशीन ऑब्सोलेट हो गई, ये कौन सा रिस्क हुआ? टेक्नोलॉजी रिस्क। आपके जो ह्यूमन कैपिटल है, आपका एम्प्लॉय या बेस्ट टू बेस्ट मैनेजर रेजिग्नेशन देने वाला है, ये कौन से टाइप का रिस्क है? ह्यूमन रिस्क या फिर HRM रिस्क। तो ये टाइप के रिस्क आपको पहले पता करने पड़ेंगे, क्लासीफाई करने पड़ेंगे। तो अपने को ना ये सारे अभी तो याद है, बट
इस EST को ऐसे पढ़ोगे कि आपका एक इतना बड़ा टॉपिक है तो उसमें से 5-7 कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे इसको अंडरलाइन किया तो ये पहला पॉइंट ऐसे लिख सकते हो कि पहला अगर रिस्क को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लिया तो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, वेरियस रिस्क को उनकी कैटेगरी में डालना है। फिर इधर बोला गया है अल्टीमेट गोल है रिस्क को आइडेंटिफाई करने का कि आप बेनिफिट मैक्सिमाइज कर सको, दैट इज द थर्ड पॉइंट। एंड फिर आगे ये बोला गया है कि फाइनली द गोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, एक प्रोसेस का डेटा नेक्स्ट आपका जो आउटकम है, ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन का आउटकम किसको हेल्प करेगा, रिस्क एनालिसिस को। तो एक प्रोसेस का जो फाइनल इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट के लिए क्या बनता है, रॉ मटेरियल। तो फोर्थ पॉइंट ये कि इसका मेन गोल क्या है कि आगे नेक्स्ट स्टेप को डेटा सप्लाई करे। तो ये बेसिक पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमने ये गोल्स पढ़े आइडेंटिफिकेशंस के रिलेटेड, तो आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे कैसे, स्टेप होना चाहिए प्रॉपर। पहला बोला गया है आप आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस बनाओगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो प्रोसेस बनाया आपने, डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ, देन यू हैव मेड अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। सेकेंड आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। प्रोसेस तो बना लिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें डेटा, रॉ डेटा इधर गैदर करना पड़ेगा। फिर बोला गया है अप्लाइंग आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक। प्रोसेस बना लिया, अब एक्चुअली टूल्स और टेक्निक अप्लाई करना। जैसे कि जनरली अगर आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 4 स्टाफ है, एक अकाउंटिंग करता है, एक उसके बाद वाउचिंग करता है, तो आप बेसिकली एक स्टाफ के वर्क को दूसरे स्टाफ से चेक करवाओ, जिससे कि हम ये इस टाइप के टूल्स और टेक्निक से रिस्क को पहले से ही पता कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड लगाना कि एक डिपार्टमेंट ने काम किया तो वो दूसरे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा। तो अल्टीमेटली एक काम 3 अलग अलग स्टेज पे चेक हो रहा है। तो दैट इज अप्लाइंग टूल्स एंड टेक्निक। फिर बोला गया है जो हमें रिस्क मिला है उसे अपने को ऐसा ओरली तो सॉल्व कर नहीं सकते, अपने को उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट हम क्यों करते हैं, कि वो छूट ना जाए। हाँ, एक तो छूट ना जाए और फ्यूचर में इस टाइप का रिस्क आ सके तो हम पास्ट वाले रिस्क को उठा के देख सके कि हमने किया क्या था। तो आप रिस्क को डॉक्यूमेंट करोगे, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, और रिस्क जिसमें डॉक्यूमेंट करते हो उसको हम बोलते हैं रिस्क रजिस्टर। नेक्स्ट बोला गया है आपने रिस्क को डॉक्यूमेंट किया, अब आपने जो प्रोसेस बनाया था उसको भी लिखोगे कि नेक्स्ट टाइम वही प्रोसेस में क्या कमियां हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को डेटा काम में आएगा। तो डॉक्यूमेंटिंग द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। एंड नेक्स्ट बोला गया है कि प्रोसेस ढंग से काम कर रहा है या नहीं, तो उसकी हम क्या चेक करेंगे, इफेक्टिवनेस। ये पूरा का पूरा क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। एक बार साथ में बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के 4 स्टेजेस हैं। कौन से, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, असेसमेंट एंड रिस्क हैंडलिंग। आइडेंटिफिकेशन के स्टेप क्या हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाएंगे, फिर हम क्या गैदर करेंगे, डेटा गैदर करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, टूल्स और टेक्निक्स लगाएंगे, इंटरनल कंट्रोल जैसे टूल्स और टेक्निक की कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। फोर्थ पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंट, लिखना। क्या लिखोगे, रिस्क, और एक और चीज़ लिखोगे क्या, रिस्क का पूरा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। और लास्ट स्टेप क्या है, इस प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को चेक करना। ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन तो खत्म हो गया, अब एनालिसिस। यहाँ पे हम रिस्क के रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिस्क को वैल्यू असाइन करेंगे डिपेंडिंग कि कितनी प्रोबेबिलिटी है रिस्क होने की। रिस्क एनालिसिस ना सेकेंड स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन के बाद। दैट इधर बोला गया है आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन it help in detection and management of prospectus issues that could jeopardize the important business efforts। फिर आप इधर पोटेंशियल डैमेजेस फाइंड आउट करते हो और कैलकुलेट करते हो लाइक्हुड ऑफ देयर डैमेजेस, मतलब पॉसिबिलिटी आप फाइंड आउट करते हो न्यूमेरिकल टर्म में कि रिस्क पता तो चल गया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, होगा या फिर नहीं होगा। फिर बोला गया है कि एनालिसिस कौन कौन से सिचुएशन में आप कर सकते हो, तो एनालिसिस हर सिचुएशन में कर सकते हो। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले भी एनालिसिस कर सकते हो कि पॉसिबल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो आप प्रोजेक्ट के मिड वे में भी एनालिसिस कर सकते हो कि आगे जाना है या नहीं जाना हमें उस प्रोजेक्ट को लेके।
फिर बोला गया है दैट इज वाइल इम्प्रूविंग द सेफ्टी एंड पोटेंशियल। और तो और अगर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा तो डे टू डे लाइफ में हम सेफ्टी कैसे इन्हांस कर सकते हैं उसके लिए भी आपका एनालिसिस यूजफुल हो सकता है। तो यही बेसिकली बताया हुआ है कि चेंजेस के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो, कोई भी इवेंट फ्यूचर में करने वाले हो, उसके पहले बेटर है कि हम एक बार रिस्क को आइडेंटिफाई कर ले, एनालाइज कर लें। अब एनालिसिस के 2 स्टेप है। पहला थ्रेट को आइडेंटिफाई करना और रिस्क को एस्टिमेट करना। एस्टिमेट मतलब असाइन वैल्यू। एनालिसिस में हम थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब रूट कॉज, रिस्क हो किस चीज़ की वजह से रहा है और क्या क्या अफेक्ट हो रहा है। तो थ्रेट्स में ना अलग अलग टाइप के थ्रेट्स हो सकते हैं। तो थ्रेट्स में सबसे पहले थ्रेट्स आर नथिंग बट रूट कॉज। अगर आपके ह्यूमन से रिलेटेड क्या क्या हमें थ्रेट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, ह्यूमन है, बीमार हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि मैन इमॉर्टल है, बीमार होगा, सिक लीव होगी, रिटायरमेंट होगा, डेथ इलनेस होगी एक्सेट्रा। तो ये हो गए ह्यूमन के रिलेटेड डर। फिर हो गए ऑपरेशनल थ्रेट। ऑपरेशनल मतलब हमारे डे टू डे ऑपरेशन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, अपने कस्टमर्स कब टूट सकते हैं, सप्लायर्स हैं, तो क्या हमें हमेशा लिमिटेड सप्लायर्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए या थोड़ी ऐसा रेंज रखनी चाहिए सप्लायर्स की, रेंज रखनी चाहिए। बाई चांस 1-2 बैक ऑफ कर जाए तो हम एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पे जाएंगे। तो ऑपरेशनल थ्रेट ऐसे कि डिसरप्शन टू सप्लाई, ऑपरेशनल एसेंशियल एसेट का लॉस। रेप्यूटेशन डैमेज मतलब कंपनी के गुडविल को हार्म हो रहा है, इस टाइप के क्या रिस्क हो सकते हैं। कंपनी गलत तरीके से मान लो एडवर्टाइजमेंट कर दे, गुडविल को हार्म हो जाए, कंपनी के एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया तो गुडविल को हार्म हो सकता है, लॉस ऑफ कस्टमर्स एक्सेट्रा। फिर बोला गया प्रोसीजर, तो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खुद का ही आपके सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हो गए जहाँ पे आपके वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे इंटरनली, तो प्रोसीजर में दिक्कत हो गई। फिर बोला गया प्रोजेक्ट के रिलेटेड रिस्क की क्वालिटी आप प्रोजेक्ट की उतनी डिलीवर नहीं कर पा रहे, प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल नहीं मिल पा रहे एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स हैं या फिर रूट कॉजेज हैं या फिर डर हैं जो कि हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अब थ्रेट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको एस्टिमेट करना रिस्क। थ्रेट्स हमें पता चल गए, फिर रिस्क को एक वैल्यू असाइन करोगे। तो अगर आप रिस्क को वैल्यू असाइन करते हो तो उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला है। देख सपोज फॉर एग्जाम्पल आपकी अभी यू आर रेंटिंग अ शॉप और शॉप का रेंट है अभी 1 लाख रुपीज़ का। आपको ये ऐसा लग रहा है कि लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा सकता है और वो रेंट बढ़ के 1,30,000 तक का, कलर चेंजेस काफ़ी ओके 1 लाख का रेंट है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमारा रेंट 30,000 से इंक्रीज हो जाए। अब ये फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी होती तो हमें दिक्कत ही नहीं थी, हम 30,000 का अलग से प्रोविजन बना के चलते। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने % प्रोबेबिलिटी है। सपोज हमारी प्रोबेबिलिटी 70% है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। तो अभी हमें हर रिस्क को वैल्यू देनी पड़ेगी कि इतने के लिए हम मेंटली रेडी रहें। तो आपको अगर रिस्क वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट ऑफ इवेंट से। प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है 70%, जिसको हम लिखेंगे 0.7 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और कॉस्ट ऑफ इवेंट अगर हो गया तो हमें कितनी कॉस्ट लगेगी 30,000, तो हमारा जो रिस्क वैल्यू होगी वो कितनी होगी 21,000। सी वी आर नॉट श्योर, अगर श्योर होते तो 30,000 अलग रख देते, हम सिर्फ 70% श्योर हैं तो हम रिस्क को अपनी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग वैल्यू देंगे। तो यही किसका स्टेप है, अभी हम स्टेप्स किसके देख रहे हैं, रिस्क एनालिसिस के। पहला स्टेप क्या था, थ्रेट को आइडेंटिफाई करना। फिर नेक्स्ट है कि आप एस्टिमेट करोगे किसको, रिस्क को, और उसको वैल्यू दोगे। तो इधर वही लिखा हुआ है दैट इज आफ्टर द थ्रेट हैव बीन आइडेंटिफाइड इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन देयर लाइकहुड ऑफ मटीरियलाइजिंग, मतलब वो एक्चुअली में हो सकता है या नहीं, एक्चुअल लाइफ में मटीरियलाइज हो सकता है या नहीं, और उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट। इधर हम 2 चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, लाइकहुड और इम्पैक्ट, और उसके रिलेटेड हम एक रिस्क वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, लाइकहुड और इम्पैक्ट का आप लोगों ने ये मैट्रिक्स देखा होगा। सब रिस्क ना अलग अलग टाइप के होते हैं, हम उनको क्लासिफाई करते हैं कितना लाइकहुड है। लाइकहुड का मतलब
मतलब हो सकता है। हो सकता है, कितना हो सकता है, नहीं हो सकता। इम्पैक्ट मतलब उससे impact- हाँ, उससे हमारे बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक मैट्रिक्स होता है लाइक्हुड एंड इम्पैक्ट के रिलेटेड, फिर हम क्लासिफाई कर पाते हैं कि रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं। लाइक्हुड के रिलेटेड एक तो लो लाइक्हुड, मीडियम लाइक्हुड, हाई लाइक्हुड, सेम टू सेम आता है इम्पैक्ट के रिलेटेड, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट एंड हाई इम्पैक्ट। ओके, अब सपोज मेरा एक स्टाफ मेंबर है, उसके जाने के चांसेस बहुत हैं, ऐसा है कि 80% तक वो छोड़ के जा सकता है, बट वो स्टाफ मेंबर इज़ नथिंग बट माई क्लरिकल स्टाफ, तो उसका लाइक्हुड कैसा है, हाई लाइक्हुड है। 80% तक चांसेस हैं क्या कि वो हमें छोड़ के जा सकता है, एंड बट अगर वो छोड़ के चला गया तो हम पे इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, हम पे थोड़ा बहुत ही इम्पैक्ट होगा, वील गेट अ न्यू क्लरिकल स्टाफ। तो हाई लाइक्हुड और लो इम्पैक्ट के रिलेटेड कहाँ पे मैं टिक करूँ, हाई लाइक्हुड, इम्पैक्ट कहाँ है, लो, तो दिस पॉइंट। ये समझ आया? ओके, अब एक और केस है कि ठीक है मेरा मैनेजर है, वो छोड़ के जा सकता है, उसकी भी लाइक्हुड हाई है, अगर वो छोड़ के चला गया तो मुझे न्यू मैनेजर बहुत मुश्किल से मिलेगा, मेरा बिजनेस बहुत हैम्पर हो सकता है, तो वेयर वुड आई टेक, हाई लाइक्हुड एंड हाई इम्पैक्ट। तो ये लाइक्हुड और इम्पैक्ट का मैट्रिक्स भी आप जब रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस के टाइम आप जस्ट वैल्यू देते हो, फिर आप जब रिस्क को इवैल्यूएट करोगे, रिस्क असेसमेंट करोगे, तो आप ये मैट्रिक्स बनाओगे लाइक्हुड और इम्पैक्ट का, और उस टाइम अब ये दो रिस्क मेरे सामने हैं, एक तो मेरा मैनेजर स्टाफ, दूसरा कौन है, मेरा क्लरिकल स्टाफ, तो मैं पहले किसको प्रायोरिटी दूंगी, पहले कौन, मैनेजर स्टाफ को, तो पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी कि आज से ही फटाफट नए मैनेजर को ढूंढना शुरू कर दिया या फिर उसको ही रेम्यूनरेशन बढ़ा के दे दिया, वॉट एवर द रीजन आर। तो ये प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस के बाद आता है असेसमेंट। उसमें असेसमेंट होता है कि अलग अलग रिस्क है हमारे, तो रिस्क को प्रायोरिटी देना, कौन सा हम पहले सॉल्व करेंगे, कौन सा हम बाद में सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है? ओके, इधर हमारा एनालिसिस फिनिश होता है, फिर आ गया असेसमेंट। असेसमेंट इज नथिंग बट इवैल्यूएशन या फिर प्रायोरिटाइज करते हो आप रिस्क को। जो इम्पोर्टेंट होगा वो पहले, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो हम पहले सॉल्व करेंगे और जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। और तो आपकी ना एक रिस्क एपेटाइट होती है। एपेटाइट का मतलब क्या होता है, आपकी फूड एपेटाइट क्या है, लिमिट होती है, इस लिमिट तक। हाँ, हैबिट नहीं, एपेटाइट मतलब आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, सर्टेन लिमिट, जैसे 2 पराठे खा सकते हो, 3 पराठे, दैट इज डिफरेंट एपेटाइट। तो वैसे ही हर कंपनी की रिस्क को लेने की एपेटाइट होती है। जैसे कि अगर एक कंपनी है, अगर छोटे मोटे रिस्क हैं 50,000 तक के तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उससे ऊपर रिस्क है तब वो कंसर्न होंगे। तो अपने को रिस्क एपेटाइट भी फाइंड आउट करनी होती है, वो भी हम असेसमेंट में करते हैं, एपेटाइट फाइंड आउट करना। तो अगर उतने रिस्क हैं तो हम लीस्ट कंसर्न होंगे, उससे ऊपर है तब हम प्रॉपर हैंडलिंग के बारे में सोचेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं असेसमेंट। अब असेसमेंट में हर रिस्क की हम इम्पोर्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कौन सा रिस्क इम्पोर्टेंट है, तो हम किसको पहले सॉल्व करें, प्रायोरिटी देना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड एक्सेट्रा। रिस्क ना 2 टाइप के रिस्क होते हैं, इनहेरेंट, रेजिडुअल या बोथ। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, मतलब पास ऑन होना। ओके, सी इनहेरेंट, इधर पास ऑन, इधर इनहेरेंट का मतलब पास ऑन नहीं है। इनहेरेंट और रेजिडुअल रिस्क एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू हैव 100 एम्प्लॉयज़ और उसमें से आपको पता है 50 एम्प्लॉयज़ आर अबाउट टू लीव, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, तो ये 50 एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे। तो अभी ये रिस्क है कब, जब हमने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा रिस्क जब हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया होता तो हम उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। आपने क्या किया, 50 एम्प्लॉयज़ से 1-to-1 टॉक की और सबको रेम्यूनरेशन बढ़ाने का बोला कि ठीक है आपको हम 5% 10% हाइक दे देंगे, वो किया आपने। तो अल्टीमेटली सिर्फ 20 एम्प्लॉयज़ हैं, वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम
ठीक है, माई माउथ एंड माई हैंड्स डोंट गो ऑन हैंड इन हैंड, ठीक है, मेरी स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, वो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ। ओके, अब आपने 1-to-1 नेगोशिएशन किया, रिस्क को मैनेज करने का ट्राई किया, तो अब सिर्फ 20 बोल रहे हैं कि ठीक है हमें हाइक से मतलब नहीं, हम फिर भी छोड़ के जाएंगे। तो ऐसा रिस्क जो अब जब आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे थे तो स्टार्टिंग में कितना रिस्क था, वो होता है इनहेरेंट रिस्क। फिर आपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस लगाए और रिस्क को मैनेज किया, फिर भी जो रिस्क बच गया उसको हम बोलते हैं बचा खुचा या फिर रेजिडुअल रिस्क। क्लियर है ये कि इनहेरेंट क्या होता है कि अगर आप कुछ नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में तो ये रिस्क था, दैट वाज इनहेरेंट। आपने स्टेप्स ले लिए रिस्क को स्टॉप करने के, उसके बाद भी जो बच गया दैट इज रेजिडुअल। इधर लिखा हुआ भी है दैट इज द रिस्क an entity that exists even in the absence of management activity that might change the likelihood or severity। तो इधर लिखा हुआ नहीं है, इसको बोल देना inherent risk। इधर from this to this, ये जो स्टार्टिंग वाली लाइंस है ये बताया गया ये इनहेरेंट रिस्क है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं नहीं, फिर भी जो रिस्क है उसको हम इनहेरेंट बोलेंगे। फिर आगे बोला गया द रिस्क दैट रिमेन्स आफ्टर मैनेजमेंट हैज एड्रेस द प्रॉब्लम, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, इनहेरेंट रेसिडुअल हो गया। फिर बोला गया रिस्क असेसमेंट का भी प्रोसेस है। अच्छा फटाफट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस रिवाइज कराओ, स्टेप्स बताओ। पहला स्टेप क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाना। नेक्स्ट डेटा गैदर करना। थर्ड टूल्स और टेक्निक्स यूज करना। फिर डॉक्यूमेंटेशन करना रिस्क, फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, और लास्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, फिर रिस्क एनालिसिस के दो ही चीज़ें हैं, थ्रेट आइडेंटिफाई करना और रिस्क को एस्टिमेट करना, एस्टिमेट द वैल्यू। और अब हम पढ़ते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आता है असेसमेंट के रिलेटेड क्राइटेरिया कि आप एक स्टैंडर्ड फाइंड आउट करो कि किस बेसिस पे आप रिस्क को इवैल्यूएट करोगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फाइंड आउट करना। फिर बोला गया है रिस्क को एसेस करना। अब रिस्क को आप असेस कर सकते हो दो मेथड से इवैल्यूएट कर सकते हो, एक तो क्वालिटेटिव है, दूसरा है क्वांटिटेटिव। अब हर रिस्क ना अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। अब मान लो आपका रेप्यूटेशन डैमेज हुई है, तो रेप्यूटेशन हम मेजर कर सकते हैं कि 10 लाख की रेप्यूटेशन डैमेज हो गई या 1 करोड़ की हो गई, तो ये किस टाइप का है? क्वालिटेटिव इम्पैक्ट हम पे छोड़ रहा है। और मान लो आपकी सेल्स गिर गई है या फिर प्रॉफिट गिर गया है, या फिर हमारा मैनेजर चला गया है जिससे हमें पर डे 10 लाख का लॉस हो रहा है क्योंकि वो उतने ऑर्डर्स लेके आता था, ये किस टाइप का इम्पैक्ट कॉज कर रहा है? क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम नंबर्स या फिगर्स में कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मतलब जिनको हम नंबर्स और फिगर्स में नहीं कर सकते। तो ये हो गया, आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है अलग अलग टूल्स या टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज यूज करके। फिर बोला गया रिस्क का इंटरैक्शन। ज़रूरी नहीं है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में रहती है, आइसोलेशन में काम नहीं करती। वैसे ही एक रिस्क ज़रूरी नहीं है एक ही इम्पैक्ट डाले, मल्टीपल इम्पैक्ट डाल सकता है। आपका मान लो एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, उससे क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, किस किस टाइप के रिस्क हो सकते हैं? सबसे पहले रेप्यूटेशन हमारी कंपनी की जाएगी, और एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया तो हो सकता है हमारा सेल्स टर्नओवर गिर जाए, लोग हमें ऑर्डर्स ना दें। तो एक जो कॉज है उसके अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं। रिस्क कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करेगा। तो इधर वही बोला गया है कि रिस्क का इंटरैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। That is business risk does not exist by themselves. Business understand that how crucial it is to manage the interaction. नेक्स्ट बोला गया है प्रायोरिटाइज करना रिस्क को, कि कौन सा रिस्क अपने को पहले हैंडल करना है, कौन सा रिस्क अपने को बाद में हैंडल करना है। एक तो रिस्क को कंपेयर करोगे एक दूसरे के साथ, और दूसरा हमारी रिस्क एपेटाइट से हम रिस्क को कंपेयर करेंगे। रिस्क एपेटाइट क्लियर है ना? क्या हमारा रिस्क का टॉलरेंस लेवल, अगर टॉलरेंस लेवल के अंदर है तो ठीक है हम चलेगा, अगर उससे ऊपर है तो हम उसको फिर सोचेंगे कि कैसे हैंडल करें। तो ये इधर प्रायोरिटाइज सेकेंड वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ऊपर तो बेसिक लिखा हुआ है रिपीटेड। दैट इज बाय कंपेयरिंग द डिग्री ऑफ रिस्क टू द टारगेट रिस्क लेवल, मतलब हमारी एपेटाइट एंड टॉलरेंस लिमिट, हम रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिस्क के रिलेटेड प्रायोरिटाइज तो कर दिया, अब उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो दैट इज रिस्क रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स ही हमारा हैंडलिंग वाला पार्ट है। तो जो हैंडलिंग ऑफ द रिस्क है दैट इज़ नथिंग बट हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। फिर आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आपका इफेक्टिव है या सस्टेनेबल है, उसको भी बार बार हमें चेक करते रहना पड़ेगा। तो मेक श्योर करना है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस सिंपल हो, प्रैक्टिकल हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। ओके, इसके स्टेप्स क्या हैं असेसमेंट के? पहला, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना असेसमेंट के रिलेटेड, असेसमेंट क्राइटेरिया। सेकंड, रिस्क को असेस करोगे डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स। फिर क्या करोगे? रिस्क के इंटरैक्शन को, कि एक रिस्क कैसे कैसे अफेक्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस को, रिस्क को प्रायोरिटाइज करना, उनके रिलेटेड रिस्पॉन्स, और रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है इस प्रोसेस के रिलेटेड कि आपको रिस्क पता तो चल गए, उसको हैंडल कैसे करोगे। अब रिस्क हैंडलिंग के लिए अलग अलग तरीके हैं। पहला मेथड बोला गया है रिस्क को अवॉइड कर दो, मतलब जो रिस्क, जहाँ रिस्क की प्रोजेक्ट दिख रहा है हाथ खड़े कर दो, हमें तो वैसा प्रोजेक्ट करना ही नहीं है जिसमें रिस्क है। तो रिस्क अवॉइडेंस इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग जनरली? इसका इम्पैक्ट फिर कंपनी पे होगा? हाँ, इम्पैक्ट कंपनी पे हो सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है तब तो अवॉइड कर दो, अदरवाइज थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क, हेल्दी रिस्क तो आपको लेना ही चाहिए। तो रिस्क अवॉइडेंस जैसे इसमें अपने अभी स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है तो बेटर है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करके अपन ने एफडी में पैसा डाल दिया, तो हमने स्टॉक मार्केट का रिस्क अवॉइड कर दिया। प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं तो बेटर है कि प्लेन क्रैशेस अगर इतने हो रहे हैं तो हम ट्रेन का यूज़ कर ले, भाई पैदल चले जाओ, तो हम प्लेन क्रैशेस के रिस्क से बच गए। लोगों को कितना फोबिया हो गया था कोविड के बाद भी, कोविड के टाइम भी ये सब बाहर निकलने के रिलेटेड, और अभी प्लेन क्रैश में भी लोग इंडिको किट से तो जा ही नहीं रहे, नहीं उससे तो टिकट बनवानी ही नहीं है वैसा। तो दैट इज रिस्क अवॉइडेंस, अवॉइड टेकिंग और चूजिंग द लेस रिस्की बिजनेस। वही एग्जाम्पल्स हैं इधर। नेक्स्ट बोला गया है रिस्क रिटेंशन या फिर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन या रिटेंशन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे स्टेप्स लेना जिससे कम हो जाए रिस्क। नहीं ले लेना, टेंशन मतलब रख लेना, और अब्जॉर्प्शन मतलब सब वही है कि एक्सेप्ट कर लेना कि होगा ही होगा। हाँ एग्जैक्टली, रिस्क रिटेंशन या अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ठीक है अगर थोड़ा बहुत रिस्की है तो हम वो रिस्क हैंडल कर लेंगे, ठीक है उस काम को हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क हम बेयर कर लेंगे, दैट इज रिस्क रिटेंशन। अब रिस्क रिटेंशन, सपोज एक एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता चल रहा है कि हर महीने ना 10,000 की चोरी आपका स्टाफ कर रहा है, एक तो ये है, तो हमें थेफ्ट रिस्क है, उसके रिलेटेड हम अगर थेफ्ट इंश्योरेंस लेने जाएं तो वो हमें 25,000 का पर मंथ प्रीमियम दे रही है, तो बेटर क्या है कि चोरी होने दें या 25,000 का प्रीमियम लेके 10,000 की चोरी बचाए। हाँ, एम्प्लॉय को आप निकाल नहीं सकते, आपको नहीं पता कि कौन सा एम्प्लॉय चोरी कर रहा है, सब मिलके क्यूमुलेटिव चोरी कर रहा है, फिर तो हम क्या सोचेंगे कि ये 10,000 एटलीस्ट उनको लेके जाने दें, इससे क्योंकि वो तो प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। हाँ, लेकिन आप और क्या कर सकते हो, सारे एम्प्लॉय को निकाल दो, दैट इज़ वन थिंग। अगर एम्प्लॉय को नहीं निकाल पा रहे तो इंश्योरेंस, दो ऑप्शन है आपके पास, वन है कि 25,000 का इंश्योरेंस ले लो, दूसरा है कि 10,000 का लॉस होने दो, क्या चूज़ करोगे? इंश्योरेंस 5,000 की इंश्योरेंस क्योंकि अगर फ्रॉड होगा तो फिर कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होगी। नहीं, अभी उतना दूर नहीं जाते हम खाली प्रेजेंट में दो चीज़ें हैं, इंश्योरेंस 25,000 उस पर लग रहे हैं, 10,000 हमें विदाउट इंश्योरेंस लॉस बेयर करना पड़ रहा है, 10,000 वाला ही चूज़ करोगे। रीज़न भी ठीक है 10,000 जा रहे हैं, एटलीस्ट हमें 15,000 ऊपर तो नहीं लग रहा, तो हमने जो 10,000 एक्टिवली चूज़ किया कि इसको ठीक है हम अलाउ करते हैं, तो दैट इज रिस्क अब्जॉर्प्शन या फिर रिस्क रिटेंशन। अब दो टाइप के रिस्क रिटेंशन होता है, एक तो होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। आपने जानबूझ के 10,000 का लॉस होने दिया क्योंकि आपको पता था इंश्योरेंस महंगा पड़ेगा, तो आपकी नॉलेज से आपने रिस्क को रिटेन किया, तो वो हो गया एक्टिव। अब आपको पता ही नहीं था चोरी हो रही है, फिर भी चोरी हो तो रही थी ना, तो दैट वाज व्हाट, पैसिव, कि हमें नहीं पता फिर भी हम रिस्क को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, टेक्निकली अल्टीमेटली रिटेन कर रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, रिस्क रिटेंशन में ये बोला है कि हर चीज़ के लिए हम इंश्योरेंस ले नहीं सकते क्योंकि इंश्योरेंस काफ़ी टाइम बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो बेटर है कि हम इंटरनली रिस्क को अपने आप अब्जॉर्ब ही कर लें। दो टाइप के रिटेंशन टेक्निक्स हैं, एक बोला गया है एक्टिव, जहाँ पे आपको पता है कि रिस्क है फिर भी हम पोटेंशियल लॉस को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। सेकेंड है पैसिव,
वेयर द रिस्क रिटेंशन हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, जैसे आपको पता ही नहीं था कि एम्प्लॉय ये काम कर रहा है, तो आपकी नेग्लिजेंस हो रही थी, फिर भी रिटेन तो हो ही रहा था 10,000 वाला, तो उसको हम बोलेंगे पैसिव। तो अभी 2 हो गए, एक हो गया रिस्क अवॉइडेंस, नेक्स्ट इज रिस्क रिटेंशन। नेक्स्ट आता है रिस्क को रिड्यूस करना। तो रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? प्रिकॉशंस लेके, ठीक है, बेटर है। और कुछ? तो बेसिकली अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो आज पैसे लग रहे हैं, बट कल हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, हम प्रिकॉशंस लेके अपने रिस्क को कम कर लेंगे, दैट इज रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन मतलब आप लॉस को प्रिवेंट कर रहे हो, इट इज पॉसिबल टू टेक प्रिकॉशन। द प्लानिंग स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज द ऑप्टिमम टाइम। हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, बेटर है कि जब हम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं उसी टाइम हम रिस्क को रिड्यूस करने के स्टेप्स ले लें। जैसे आपने इंटरनल कंट्रोल बेटर कर लिया, एक एम्प्लॉय का वर्क दूसरे एम्प्लॉय को दे दिया, बार बार एम्प्लॉयज़ की जॉब को रोटेट करते रहे, जिससे कि एक आदमी इतना एक प्रोसेस से इतना फेमिलियर ना हो जाए कि वो फ्रॉड कर सके। नेक्स्ट बोला गया रिस्क ट्रांसफ़र, दैट इज़ द लास्ट प्रोसेस। आप अपने रिस्क को दूसरे पे कब ट्रांसफ़र करते हो? जब ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, लेकिन कैसे? एग्जाम्पल, रिस्क ज़्यादा हो जाए, यार मेरा बहुत रिस्क है, फ्रेंड को ले, तू थोड़ा मेरा रिस्क ले ले। ये इंश्योरेंस इंश्योरेंस इज नथिंग बट रिस्क ट्रांसफ़र। हम एक छोटा अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे कर रहे हैं और जब भी रिस्क होगा, लॉस होगा, इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेंगे। और दूसरा केस ट्रांसफ़र का होता है आउटसोर्सिंग। सपोज यू आर अ कार मेकिंग कंपनी, आपको पता है आपसे टायर्स अच्छे नहीं बन रहे, अगर टायर्स बनाओगे तो रिस्की है, टायर्स की पुअर क्वालिटी आ सकती है, बेटर है कि हम टायर्स का काम किसी दूसरी टायर कंपनी को दे दें। तो ट्रांसफ़र में हम आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी को भी रिस्क पास ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ द पॉसिबल लॉस आर लीगली असाइन टू अनदर पार्टी, जैसे कि रिस्क का इंश्योरेंस। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है व्हेन वर्किंग टुगेदर वेरियस एजेंसी मेक श्योर टू ट्रांसफर द रिस्क इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड टू अनदर एजेंसी, मतलब आउटसोर्सिंग, कि आप अपना रिस्क दूसरी एजेंसी को पास कर रहे हो दैट इज मोर सूटेड टू हैंडल देम। Anytime a certain person discover that it is dealing in the field that lack any of the core competence to handle, it transfer it to another agency। तो 2 एग्जाम्पल दिए गए, इंश्योरेंस एंड आउटसोर्सिंग। और भी काफ़ी वेज हैं ट्रांसफ़र करने के। एक तो हमने देखा इंश्योरेंस, दूसरा होता है बाय टॉर्ट्स। टॉर्ट सबने पढ़ा हुआ है। टॉर्ट में क्या होता है? वाइकेरियस लाइबिलिटी। एजेंट कुछ भी करके आ जाए, सबसे पहले हम प्रिंसिपल का कॉलर पकड़ने जाएंगे, तो एजेंट का रिस्क तो ट्रांसफ़र हो गया ना। तो ये हो गया, बाय टॉर्ट भी रिस्क ट्रांसफ़र हो सकता है क्योंकि लॉ ने बोला हुआ है। फिर बोला गया है बाय कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस। आप सामने वाली पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सपोज एक सप्लायर है और कस्टमर है, तो सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि देख तूने सामान खरीदा है, आज मेरे पोजीशन में तेरा सामान है, अगर कुछ भी लॉस हुआ इसको तो तू लायबल होगा, मैं लायबल नहीं होगा। तो आपने शुरू में ही कॉन्ट्रैक्ट करके बता दिया कि कोई भी लॉस या डैमेज है तो अदर पार्टी लायबल है, तो आपने अपने रिस्क को अदर पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये अलग अलग टाइप्स है, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। बट जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ व्हाट? इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। इसमें आई एम सेइंग ना कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका अलग है, इधर अपने को हेड पॉइंट्स लर्न ही करने पड़ेंगे एनी हाउ। रिस्क मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स फटाफट। आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, असेसमेंट एंड हैंडलिंग। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस सबसे पहले वो प्रोसेस का बनाना, हाँ, सबसे पहले एक सिस्टमैटिक प्रोसेस डेवलप करना, फिर डेटा गैदर करना, फिर टूल्स और टेक्निक्स लगाना, डॉक्यूमेंट करना रिस्क, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, लास्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। फिर आ गया रिस्क एनालिसिस, 2 स्टेप, एक तो थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना, फिर वैल्यू देना, एस्टिमेट द वैल्यू। रिस्क वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? जो प्रोबेबिलिटी कॉस्ट, करेक्ट, रिस्क वैल्यू। फिर आता है रिस्क एनालिसिस में हम रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर ये मेक श्योर करते हैं कि अपनी एपेटाइट के अंदर है तो हम उसको ठीक है लेस प्रायोरिटी देंगे, मोर देन दैट तो वी वुड गिव हायर प्रायोरिटी। स्टेप्स, एक तो सिस्टम स्टैंडर्ड सेट करना, फिर
रिस्क को असेस करना, असेस में अपने क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्वालिटेटिव असेसमेंट, फिर देख लो चलेगा। इंटरेक्शन। हाँ, फिर रिस्क का इंटरैक्शन कि एक रिस्क दूसरे रिस्क के साथ मिलके कैसे काम करेगा, फिर प्रायोरिटाइज करना, फिर आगे जाके रिस्पॉन्स टू रिस्क। हाँ रिस्पॉन्स, उसको आप हैंडलिंग भी बोल सकते हो, और लास्ट ये इस प्रोसेस की इफेक्टिवनेस कितनी है। फिर आता है रिस्क हैंडलिंग। रिस्क हैंडलिंग में 4 बोले गए हैं, अवॉइडेंस, रिटेंशन और ट्रांसफर और रिडक्शन। रिडक्शन मतलब प्रॉपर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल मैनेजमेंट टीम को आप बुला के कंसल्ट करवा सकते हो। अब उसके बाद टॉपिक आता है दैट इज रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन और हैंडलिंग आए तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। अब मिटिगेशन में आप लोग ये पॉइंट्स देख रहे हो, ये पॉइंट्स सेम कंटेंट में थे, इधर मैंने हेड पॉइंट्स इसीलिए रखे हैं क्योंकि वापस कंटेंट रिपीट हो रहा था। तो मिटिगेशन में वही ट्रांसफर, रिटेंशन, रिडक्शन। अब जो अलग पॉइंट्स हैं इधर वो हम एक बार देख लेते हैं। एक तो बोला गया है कंबाइन करना रिस्क को। तो रिस्क को कंबाइन कैसे कर सकते हैं? दो दिन के साथ में उसका एक ही सोल्यूशन लाना है साथ में। कोई एग्जाम्पल? आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो तो व्हाट डू, कंबाइन करते हो रिस्क को। इक्विटी में रिस्क है कि अपने को श्योर नहीं है डिविडेंड कितना मिलेगा, प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होंगे। डेट में रिस्क है कि इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोनों को कंबाइन कर दिया, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। या फिर हम बोल सकते हैं दो रिस्क जहाँ पे हैं, बेटर है कि दोनों में थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप डाल के तो अपना रिस्क कम कर लो। ये मैम मिटिगेशन मतलब हैंडलिंग होता है? हाँ, मिटिगेशन इज आप रिस्क को हैंडल करते हो। मिटिगेशन मतलब रिस्क को कम कैसे कर सकते हो, और हैंडलिंग भी वही है कि रिस्क को कम कैसे कर सकते हो। तो दोनों कंटेंट इन्होंने अलग अलग दिया है, बट अगर मिटिगेशन आए तो सारे हैंडलिंग वाले पॉइंट्स हैं ऑलरेडी। कंबाइन द रिस्क क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है शेयरिंग द रिस्क। शेयरिंग मतलब वही इंश्योरेंस आपने कर लिया, तो इंश्योरेंस कभी कभी अगर 100% कवर प्रोवाइड नहीं करे, सपोज इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम सिर्फ 70% कवर प्रोवाइड करेंगे, तो आज 30% रिस्क तो हम बेयर कर रहे हैं ना, तो इधर हम रिस्क इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं। इंश्योरेंस भी अपने इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस करवाती है। री इंश्योरेंस वर्ड सुना होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना रिस्क, वो भी डरते हैं भाई करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हम भी अपना इंश्योरेंस करवा लें, तो री इंश्योरेंस भी शेयरिंग ऑफ द रिस्क होता है। फिर बोला गया हेजिंग द रिस्क। हेजिंग का मतलब क्या होता है? उसका ऐसा होता है कि ऐसा ऑप्शन ले लेना, मतलब उसके सामने, ताकि उसकी अगर वैल्यू गिरे तो उसके सामने जो ऑप्शंस दिए हैं वो बढ़ जाए। मोर और लेस दैट इज। इसका सामने दो बार। हाँ, अगर कोई बहुत रिस्क की ट्रांजैक्शन में आप एंटर कर रहे हो ना, तो हम उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं कोई दूसरे ट्रांजैक्शन में एंटर होके। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं TCS, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी। वो जो अर्न करती है डॉलर्स में अर्न कर रही है। अब उनको और इंडिया के एम्प्लॉयज़ को वो कैसे पे करेगी? रुपीज़ में पे करेगी। तो अगर उनको ये रिस्क है कि मान लो रुपीज़ स्ट्रॉन्ग हो गए तो उनके डॉलर्स की वैल्यू तो घट जाएगी ना, तो वो आज ही बैंक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि 6 महीने के बाद हम आपको डॉलर सेल करेंगे और 80 रुपीज़ पर डॉलर में सेल करेंगे। और अब अगर बाद में मान लो रुपीज़ की वैल्यू 70 रुपीज़ भी हो जाए तो रुपीज़ स्ट्रॉन्ग हो गया, अभी गेटिंग इट। लेकिन हमने पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था कि $1 का हमें 80 रुपये मिलेगा, तो हमने अपने रिस्क को क्या कर दिया? कैलकुलेट कर दिया। एक ट्रांजेक्शन में हमें लग रहा है बहुत रिस्क हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट हमने दूसरा ट्रांजेक्शन किया बैंक के साथ, जहाँ पे हमने रिस्क को एक फ्रेमवर्क में कैलकुलेटेड वे में लेके आ गए कि इससे ज़्यादा तो हमें लॉस होगा ही नहीं। आर वी क्लियर? दैट इज हेजिंग द रिस्क, मतलब रिस्क को एक एपेटाइट के अंदर मैनेज करना, कैलकुलेट करके रखना। इतना हो गया? ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, ये होता है ना पूरा रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक इधर फिनिश होता है। अब इस पूरे चैप्टर में क्या है, अलग अलग टाइप के रिस्क है। फ्रॉड रिस्क हो गया, रेप्यूटेशन रिस्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड सो ऑन। सबसे पहले आता है इधर फ्रॉड रिस्क। फ्रॉड क्या होता है? गैम्बलिंग। अच्छा, गैम्बलिंग तो दैट इज स्पेकुलेशन, उसमें हम किसी के साथ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। फ्रॉड मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन किसी चीज का करना, उस पर बिलीव करके किसी का एक्शन हो जाना उस चीज। तो फ्रॉड अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो हम किसी को धोखा दे रहे हैं ना, मतलब हम जानबूझ के किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे, जानबूझ के जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो ना दे।
कि जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि सामने वाले का लॉस हो या फिर हमारा रॉन्गफुल गेन हो। हमारा मैलिफाइड इंटेंशन होता है और हम कोई भी काम करते हैं जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि सामने वाले का लॉस हो जाए या हमारा अनड्यू एडवांटेज हमें मिल जाए, तो दैट इज़ नथिंग बट फ्रॉड। पर्सनल बेनिफिट। हाँ, अपने पर्सनल बेनिफिट को सोचते हुए सामने वाले के साथ गलत करना। जानबूझ के कर रहे हो तो फ्रॉड है, अगर गलती से हो रहा है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। दोनों चीज़ें अलग होती है, मेन अपना इंटेंशन का फ़र्क होता है। एक में बोनाफाइड इंटेंशन होता है, दूसरे में मैलिफाइड इंटेंशन। तो फ्रॉड इज डिलिबरेट, जानबूझ के एक्शन टू डिसीव अनदर पर्सन, धोखा देना विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग समथिंग। हमारा इंटेंट क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, या तो उसकी रेपुटेशन डैमेज हो रही है तो हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन, या फिर उस ट्रांजैक्शन से हमें मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब इधर बोला गया है कि फ्रॉड वापस डिफाइन किया गया है जहां पे हम डिसऑनेस्ट एडवांटेज गेन करना चाहते हैं किसी दूसरे पर। डिसीव मतलब बिलीव करना नहीं, डिसीव मतलब धोखा देना। अब यहाँ पे वही बोला गया है कि फ्रॉड की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। फ्रॉड दो टाइप के हो सकते हैं, एक इंटरनल फ्रॉड, दूसरा एक्सटर्नल फ्रॉड। अपने अंदर का ही एम्प्लॉय फ्रॉड करे, दैट इज इंटरनल फ्रॉड। एक्सटर्नल फ्रॉड कहाँ से? आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। किसी ने आपके साइबर सिक्योरिटी को हैक कर लिया, जैसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं ना, OTP दे दो। अभी तो OTP नहीं, बहुत एडवांस हो चुके हैं। अब तो बीच में चल रहे थे कि ठीक है, वीडियो कॉल से आपके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे थे और उससे वीडियोस बना के ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो दैट इज नथिंग बट फ्रॉड। इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाना, फेसबुक अकाउंट हैक हो जाना, हर टाइम कंपनीज मेटा का ऐसा रिएक्शन आना कि हमारा अकाउंट हैक हो गया, आप अपने पासवर्ड चेंज कर लो, ये तो रिसेंट टाइम्स में ही हुए हुए हैं। तो दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल लेवल पे फ्रॉड। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रॉड, ठीक है, फिर हम कल से वापस कंटिन्यू करेंगे।